नमस्कार। आज हम अपनी +2 क्लास की पॉलिटिकल साइंस का लेसन कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना करेंगे। क्योंकि जो हमारा हरियाणा बोर्ड का सिलेबस है उसमें पहला और दूसरा लेसन अप्रैल के लिए, पांचवा और छठा लेसन मई के लिए है। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं, पांचवा लेसन है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में कांग्रेस प्रणालियां, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे उम्मीद करती हूँ, और लेसन को समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेसन। जैसा कि आपने पिछले लेसन एक दल के प्रभुत्व के दौर में पढ़ा था कि कांग्रेस पार्टी जो है उसने पहले 3 चुनावों में अपनी पूरी प्रभुता स्थापित की थी। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि उसके सामने कौन सी चुनौतियाँ थी कांग्रेस पार्टी के सामने, और उसने कैसे अपने आप को पुनर्स्थापित किया। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले जो चुनौती आई इसके सामने वह है उत्तराधिकार की चुनौती। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, और वो पिछले 1 साल से मतलब 1963 से ही बीमार चल रहे थे। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो सबसे बड़ी समस्या यह आई कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बनेगा। कहीं कहीं जगह तो ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि अब भारत में लोकतंत्र कायम रह भी पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो उस समय सबसे पहले नेहरू जी के बाद शास्त्री जी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। तो जो पार्टी के जितने भी नेता थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर एक मत से उन्हें निर्विरोध नेता चुन लिया गया। जो शास्त्री जी थे वो उत्तर प्रदेश के थे। जी, वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री भी रहे थे। उन्हें लेकर कभी किसी तरह का कोई विवाद नहीं उठा। जो नेहरू जी थे स्वयं शास्त्री जी पर बहुत ही भरोसा करते थे, और जब से वो बीमार थे तो उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए थे। शास्त्री जी, अगर आप उनका चित्र देखें तो अपनी सादगी और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार की घटना है, जब एक रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया था। शास्त्री जी 1964 से लेकर 66 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस समय में उन्होंने 2 बड़ी चुनौतियों का सामना किया। सबसे पहली, जो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके कारण हमारे देश में आर्थिक कठिनाइयां उभर गई थी। उन कठिनाइयों से उबारने के लिए उन्होंने देश की मदद की। जो हमारे देश का मानसून था उस समय अच्छा नहीं था, और देश में सूखे की स्थिति आ गई थी, और बहुत ही बड़ा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। सबसे पहली समस्या देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने की थी। और दूसरी समस्या जो थी, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। इन 2 समस्याओं को शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से संभाला। उन्होंने किसानों का उत्साहवर्धन करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी ने बहुत अच्छे काम किए। भारत पाकिस्तान के युद्ध हो चाहे देश पर सूखे की स्थिति हो, दोनों संकटों से देश को उबारा। लेकिन 10 जनवरी 1966 को ताशकंद, एक जगह है सोवियत संघ में, भूतपूर्व सोवियत संघ में थी लेकिन आजकल वो उज्बेकिस्तान में है, वहाँ पर जब वो समझौता करने गए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ, वहाँ पर उनकी अचानक मृत्यु हो गई, जिससे कि पूरा देश सदमे में आया। अब शास्त्री जी की मृत्यु के बाद फिर से समस्या उत्पन्न हुई कि उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। तो आगे देखते हैं हम उनके बाद उत्तराधिकारी कौन बना। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद
पार्टी में दो व्यक्तियों के बीच में कड़ा मुकाबला था उत्तराधिकारी के लिए, एक तो मोरारजी देसाई और दूसरा इंदिरा गांधी। जो मोरारजी देसाई थे वो बम्बई प्रांत के थे, वो गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे थे। दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी और वह कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। इसके अलावा मंत्रिमंडल में लाल बहादुर शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का काम भी संभाला था। तो जो पार्टी के अधिकतर नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया। वो क्यों? एक गुप्त मतदान करवाया गया जिसमें श्रीमती गांधी जी को 2/3 सांसदों ने अपना मत दिया। लेकिन अब देखिए इन्हें क्यों दिया उन्होंने वोट? क्योंकि उन्हें लगता था कि इन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं है, वो हर बात पर सभी नेताओं से सलाह मशवरा लेंगी, हर काम के लिए उन पर निर्भर रहेंगी। तो देखिए एक बार हम इंदिरा गांधी जी का देख लेते हैं, उनका व्यक्तित्व। इंदिरा गांधी जी का जन्म 1917 में हुआ। 1966 से लेकर 70 तक और फिर 1980 से लेकर 84 तक वह भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। उसके अलावा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भागीदारी दी है। 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। 64 से 66 तक शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रही हैं। 1967, 71 और 80 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया और पार्टी को विजयी बनाया। 1971 के चुनाव में उन्होंने एक नारा दिया जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ। वो नारा था गरीबी हटाओ। तो जो 1971 के चुनावों की जीत का श्रेय है वो इसी नारे को जाता है। इसके अलावा उन्होंने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए, जैसे कि प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, परमाणु परीक्षण करना तथा पर्यावरण का संरक्षण करना। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 के दिन को उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या उन्हीं के एक अंगरक्षक ने की। आगे देखते हैं हम इससे। ये देखिए इंदिरा गांधी जी का एक चित्र। अगर हम प्रियंका गांधी को देखें तो उनमें इनकी झलक आपको दिखाई देगी। आगे चलते हैं। तो देखिए जब 1966 में कांग्रेस का उत्तराधिकारी इन्हें बनाया गया तो उसके एक साल बाद ही चुनाव हुए 1967 में। तो अभी इन्हें प्रधानमंत्री पद संभाले हुए केवल एक साल ही हुआ था और इसी समय देश में बहुत सी समस्याएं थी, जैसे आर्थिक संकट, क्योंकि आप सभी को पता है 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। मानसून की असफलता थी, व्यापक सूखा था, खेती की पैदावार में गिरावट थी, गंभीर खाद्यान्न संकट था देश के सामने, जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो कम हो रहा था, औद्योगिक उत्पादन कम हो रहा था, जो हम माल निर्यात करता है हमारा देश उसमें गिरावट आ रही थी, युद्ध के कारण जो सैन्य खर्चे थे उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, जिससे नियोजन और जो विकास का पैसा था वो सैन्य मद के ऊपर लगाना पड़ रहा था। तो इन सब कारणों से देश की जो स्थिति थी वह विकट हो गई थी। रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा था। रुपए का अवमूल्यन किया गया, जो देखिए पहले $1 की कीमत 5 रुपये थी, अब वो बढ़कर 7 रुपये होगी। देखिए जब अवमूल्यन होगा मुद्रा का तो उसका नुकसान भी होगा। उसका नुकसान क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ खाने पीने की आवश्यक वस्तुएं थी उनकी कीमतों में वृद्धि होने लगी, खाद्यान्न की कमी होने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और देश की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई, जिससे लोग परेशान होकर हड़ताल करने लग गए, बंद करने लग गए। तो इन सब से लोगों की नाराज़गी बढ़ गई और उन्होंने संघर्ष छेड़ दिया। जो अन्य पार्टियां भी थी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। तो आज के अपने इस टॉपिक को हम यहीं पे रोकेंगे। अगले भाग में
पार्ट 2 में आपसे फिर से इससे आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।